डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम इस वीडियो में ज्योग्राफी की। देखिए, हमने सेकेंड लेसन के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तार और सौर मंडल के बारे में बात की थी। हमने ग्रहों के बारे में बात की थी। अब हमने पिछले वीडियो में स्थल मंडल की बात की थी। आज पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल हैं उनका निर्माण किस प्रकार हुआ। ठीक है, वो समझना है। इसके अलावा पृथ्वी पर जो जल मंडल हैं उनका निर्माण किस प्रकार हुआ, ये भी हमको समझना है। तो इनके विकास के बारे में आराम से सुनेंगे, आप समझेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार वायुमंडल बना और जलमंडल बना पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के वायुमंडल की अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान संरचना की, तो उसमें दो चीज़ें विशेष हमको नज़र आते हैं। वायुमंडल में दो चीज़ें हमको प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। वो एक तो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नाम तो सुना होगा। वर्तमान में जो वायुमंडल है पृथ्वी का, वर्तमान में जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें अगर हम देखें तो विशेषकर हमको नाइट्रोजन और हमें एक और गैस है जो हमारे लिए प्राणदायक है, ऑक्सीजन भी हमको नजर आती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। ये तो गैस आप खुद जानते हो, लेकिन अगर हम इसके विस्तार से देखें कि किस प्रकार से वायुमंडल हैं, तो अलग अलग परतें हैं, अलग अलग मंडल हैं, सौर मंडल हैं, समता मंडल हैं, वायुमंडल है, आयन मंडल है। वो आपके उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम इसके विकास की बात करें, तो अगर विकास की बात करें तो आप को ध्यान रखना है कि वायुमंडल के बनने के लिए तीन अवस्थाएं हुई हैं पृथ्वी पर। तीन प्रकार की चीज़ें हुई हैं। कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं। तो विकास की कितनी अवस्था हैं? तीन अवस्थाएं हैं। ये ध्यान रखना है। किसकी? वायुमंडल के विकास की। ठीक है, हम एक एक अवस्थाओं की बात करें। अगर हम पहली अवस्था की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि पुराने समय में जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो वायुमंडल की जो गैसें थी वो उनका नुकसान होता गया, उनका ह्रास होता गया। तो पुराने समय में जो पृथ्वी पर जो वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की गैसें थी, हम कह सकते हैं कि आदिकाल में, तो आदिकालिक जो वायुमंडलीय गैसें थी पुराने समय की, बहुत प्राचीन पृथ्वी के उत्पत्ति के समय वाली, उनका ह्रास हुआ, उनका नुकसान हुआ, उनमें कमी आने लग गई। ये ध्यान रखना आपको। पहली अवस्था तो ये हुई भाई, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तब उसके ऊपर तो ऊपर से गैसें खूब सारी थी और वो गैसें धीरे धीरे कम होती गई। तो ये पहली अवस्था पूरी हुई। दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि पृथ्वी के जो भीतर में है उसे हमें पता है कि भाप हैं या जो जल वाष्प हैं वो निकलता गया है, और इसी वजह से हमारा जो वायुमंडल है वो बना है। पृथ्वी के भीतर जो हम कह सकते हैं कि भाप हैं, जो जल वाष्प हैं, ये जब बाहर निकले तो इसी कारण से हमारे जो पृथ्वी है उसमें ध्यान रखना है आपको कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो बना। ठीक है, तो पहली अवस्था समझ में आ गई। पुरानी जो गैसें थी, आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें, उसमें कमी आने लग गई, और पृथ्वी के अंदर जो भाप थी, जल वाष्प, उनकी वजह से भी हमारा वायुमंडल के निर्माण में उनका सहयोग हमें नजर आता है। लेकिन अगर हम अंतिम अवस्था देखें इसकी कि भी लास्ट में क्या होगा अवस्था की, तो अंत में अगर हम समझे तो आपको ध्यान रखना है कि जो जैव मंडल है जब उनका निर्माण हुआ और उससे जैव मंडल द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, इसको फोटोसाइनेसिस बोलते भी हैं, प्रकाश संश्लेषण। 10वीं क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। तो इससे भी तो गैसें निकलती हैं। आप समझते हो कि इससे जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया से तो फिर गैसें बनेगी नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है। तो ये भी एक हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण के पीछे इसकी भी भूमिका है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की। अब पृथ्वी के आंतरिक में जो भाप या जल वाष्प है उसकी वजह से भी वायुमंडल के निर्माण में
संयोग रहा है। और आदिकालिक जो पुरानी समय की पृथ्वी के निर्माण की बात करें, उस समय जो पृथ्वी के ऊपरी सतह प्रपटी पर जो गैसें थी उसकी वजह से भी तो उनकी कमी हुई, तो उसकी वजह भी तो हमारा जो वायुमंडल है वो बना है। लेकिन हम अगर शुरुआती बात करें कि सबसे पहले पृथ्वी जब बनी उस समय पृथ्वी के अगर वायुमंडल की बात करें तो उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन गैस थी और हीलियम गैसें ज़्यादा थी। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ज़्यादा थी और सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। जो सौर है वो पवन के कारण धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता गया। और ऐसा केवल पृथ्वी पर नहीं, बाकी जो पार्थिव ग्रह है उन पर भी तो ये गैसें ऊपर चली गई। हमने पढ़ा था कि जो पार्थिव ग्रह हैं उनके ऊपर जो गैसें थी वो सूर्य पवन की वजह से, सूर्य हवा की वजह से वो सारी जो चीज़ें हैं ये ऊपर वाली गैसें वो दूर होती गई। जबकि जो जोवियन ग्रह हैं उनमें ऐसा हुआ नहीं था। ये हमने पीछे 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, 3 अंतर इन दोनों के पीछे, किसके पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह के अंतर की जब बात की थी हमने, तब हमने पढ़ा था कि पार्थिव ग्रह तो सूर्य के नज़दीक 4 ग्रहों की बात की गई थी कि उनसे बल की वजह से, इनमें बल कम है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए उनके ऊपर जो गैसें थी वो रही नहीं। हवा की वजह से भी, सौर पवन या सौर वायु की वजह से भी इनके ऊपर जो गैसें थी वो चली गई थी, लेकिन इनके तो गई नहीं थी। तो मैंने कहा कि पृथ्वी के शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो ऊपर जो वायुमंडल था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी, लेकिन सौर पवन की वजह से ये भी धीरे धीरे दूर चली गई, ये भी ध्यान रखना है। और इसका प्रभाव बिल्कुल रहा है और धीरे धीरे इस प्रकार के ऊपर वाली जो गैसें उनकी कमी हुई, आदिकालिक जो गैसें उनकी कमी आई। और ये जब इस प्रकार की हाइड्रोजन हीलियम गैसें की कमी आई तो फिर हमारा जो वायुमंडल बनना है उसकी शुरुआत हो गई थी, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इस बात को भी समझना है कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, पहले तो गर्म गोला के रूप में थी, जो पृथ्वी ठंडी होने लगी और पृथ्वी के अंदर अलग अलग चीज़ें बढ़ने लगी, अलग अलग परतें बढ़ने गई, विभेदन होने गया, तो अंदर से बहुत सारी गैसें बाहर निकली, जल वाष्प बाहर निकला। जब पृथ्वी का विभेदन हो रहा था, पृथ्वी ठंडी हो रही थी, ठीक है, तो अंदर से क्या निकली हैं, बहुत सारे जल वाष्प और गैसें निकली हैं और उन्हीं गैसों और जल वाष्प से हमारा वायुमंडल बना है जो वर्तमान में अपन देखते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन जब ये इस प्रकार की जल वाष्प बाहर निकले तो शुरुआत में वायुमंडल में हमें जल वाष्प मिलता है कि शुरुआती दौर में वायुमंडल में क्या था, जल वाष्प था, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस भी थी वायुमंडल में, CO2, ऑक्सीजन, मीथेन और अमोनिया, ये भी गैसें बहुत सारी थी वायुमंडल के अंदर, क्योंकि ये सब पृथ्वी के अंदर से निकली हैं। जब पृथ्वी में विभेदन और पृथ्वी ठंडी हो रही थी, अंदर पृथ्वी के भूगर्भ में क्रिया चल रही थी उस समय, तो उस समय जो गैसें निकली हैं, जल वाष्प निकला है, पूरा वायुमंडल में फैल गया। और वायुमंडल के अंतर्गत हमने देखा कि जल वाष्प है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन और अमोनिया गैसें हैं, ठीक है, इनकी मात्रा थी। और CO2 की मात्रा बिल्कुल कम थी, ऑक्सीजन की मात्रा क्या थी, बिल्कुल कम थी, ये ध्यान रखना है। इनकी मात्रा ज़्यादा थी और CO2 की मात्रा कम थी, तो ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया हुई, एक ऐसी प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है, जिससे क्या हुआ कि पृथ्वी के जो भीतरी भाग है वो गैसें धरती पर आ गई। कुछ प्रक्रिया ऐसी हुई पृथ्वी के अंदर कि जो पृथ्वी के अंदर वाली जो गैसें थी वो क्या हुई, वो ऊपर आ गई। और इसको हम कह सकते हैं कि गैसें उत्सर्जित हुई है, इसको हम कह सकते हैं कि गैसें उस समय क्या हुई थी, गैस उत्सर्जित हुई या उत्सर्जन हुई, गैसें बाहर निकली पृथ्वी के अंदर से ऐसी प्रक्रिया में, ठीक है। और इसके अलावा पृथ्वी से बाहर निकलने के पीछे और भी क्या वजह हो सकती है, जब ज्वालामुखी फूटती हैं तभी तो पृथ्वी के अंदर से गैसें बहुत सारी बाहर निकलती हैं। कब, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उस समय तो निकलती है, जल वाष्प बाहर निकलता है। और अब पृथ्वी के वायुमंडल में जो जल वाष्प हैं, इस प्रकार की गैसें हैं, लेकिन जब पृथ्वी ठंडी होती जा रही थी तो आपको ध्यान रखना है कि जो जल वाष्प हैं वो संघनित होने लग गया। क्या होने लग गया, संघनित, मतलब इसके कण पास पास में आने लगे। और संघनन होगा, शुरू होगा तो श्योर है कि बारिश होगी और जो पानी बनेगा ऊपर
अब पानी बनेगा तो उस पानी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि जो वायुमंडल में CO2 थी वो पानी में मिल गई, और पानी में मिलने की वजह से तापमान में और कमी आ गई। क्या आ गई? तापमान में कमी, क्योंकि CO2 तापमान बढ़ाने का काम करती है। अब ये CO2 तो पानी में मिल गई है, और पानी कहाँ से आया? जल वाष्प से। और जल वाष्प कहाँ आया? धरती के अंदर से, ज्वालामुखी विस्फोट से। और धरती में बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया हुई है जिससे जल वाष्प और अन्य गैसें वायुमंडल में आ गई थी। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि तापमान गिरने की जो वजह रही है वो एक CO2 रही है, जिससे CO2 जल वाष्प में मिल गई हैं, तो पृथ्वी का जो तापमान है वो कम होता गया। ये भी ध्यान रखना है। अब जब तापमान कम हुआ है, जल वाष्प है, तो पृथ्वी पर खूब सारी बारिश होने लगी और बरसात अत्यधिक होने लगी, कम नहीं बहुत ज़्यादा। और पृथ्वी पर जो धरातल थे, जो खड्डे थे, वो सब पानी से भरते गए। ठीक है। और इस प्रकार से खड्डे, जब पृथ्वी के ऊपर जो बड़े बड़े खड्डे थे वो पानी से, बरसात से भरते गए, तो वो महासागर बन गए। क्या बन गए? महासागर बन गए। ठीक है। और पृथ्वी पर जितने भी अगर महासागरों की बात करें तो वो बहुत पुराने समय के हैं, लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने होंगे। इनके दौर में इनका दौर चला होगा। ठीक है। और हम कह भी सकते हैं इतना समय लगा होगा, लगभग 400 करोड़ साल पुराने हैं, इनको बनने में इतना समय लगा है। ठीक है। लेकिन जब महासागर बन गए तो फिर हुआ जीवन का आरंभ, और जीवन का आरंभ माना जाता है 380 करोड़ पहले। आज से 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन का आरंभ माना जाता है। बारिश होने लगी लगभग 400 वर्ष पहले। बारिश में मतलब महासागर बन गए थे। भयंकर बारिश की वजह मैंने अभी बताई थी। जलवाष्प संघनित होने लग गया, जलवाष्प ज्वालामुखी के माध्यम से अंदर से बाहर निकलने लग गया। ठीक है। और जब बारिश हुई और उसके बाद में धीरे धीरे पानी था पृथ्वी पर, और पानी की वजह से आपस में जो क्रियाएं हुई हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं हुई हैं, संश्लेषण की, उसके द्वारा भी गैसें निकली हैं, और लंबे समय तक पृथ्वी और पानी और धरातल के बीच में आपस में क्रिया होती गई, और उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, और महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से जीवों की उत्पत्ति की शुरुआती दौर का समय होता है। और धीरे धीरे जो महासागर है वो ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए, अंदर खूब सारी ऑक्सीजन बन गई, और वायुमंडल में भी ऑक्सीजन थी उस समय, पूर्ण रूप से पूरे वायुमंडल में थी पुराने समय में, लेकिन अब तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। इस प्रकार से वायुमंडल का निर्माण हो गया और जलमंडल का भी निर्माण हो गया। पानी का भी हमने देख लिया है और वायुमंडल के निर्माण की भी बात कर ली। जब वायुमंडल बन गया तो उसके बाद बरसात हुई, और बरसात होने की वजह से पृथ्वी के ऊपर जो खड्डे थे उसमें पानी बढ़ने लग गया था, और पानी बढ़ने की वजह से आपको ध्यान रखना है कि बड़े बड़े सागर और महासागर बनते गए, और इसमें काफ़ी समय लगा है। हमने समय की बात की, लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, और उसके बाद में जल जब सही ढंग से महासागरें बन गई और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होने लगी, तो हम समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जीव की उत्पत्ति का पीछे रीजन बना, कारण बना। ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने जलमंडल और वायुमंडल की संरचना के बारे में, किस प्रकार पृथ्वी पर विकास हुआ, उसकी बात कर ली। अब पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवन कैसे बने हैं। ठीक है। उसकी हम बात करेंगे, जीवन की उत्पत्ति। तो ये तो समझना पड़ेगा अपन को कि जीव कैसे बने हैं पृथ्वी पर। ठीक है। और अगर हम कहें तो जब पृथ्वी के विकास के दौर की बात करें तो ये विकास का अंतिम चरण है। पृथ्वी के विकास के अंतिम चरण के अंदर जीव उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले जीव उत्पत्ति नहीं हुई, उससे पहले तो अलग अलग क्रियाएं हुई हैं, फिर वायुमंडल, फिर महासागर, फिर स्थल मंडल, जल मंडल। तो पहले स्थल मंडल बना, फिर वायुमंडल बना, फिर जल मंडल, और फिर आपका ये वायुमंडल कह सकते हो आप, या जैवमंडल कह सकते हो। ये पृथ्वी के विकास के इस दौर का अंतिम चरण है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन शुरुआती दौर में जो पृथ्वी पर वायुमंडल था वो जीवों के लिए अनुकूल नहीं था। ये भी ध्यान रखना है आपको कि शुरुआती दौर में जो पृथ्वी पर जो वायुमंडल था वो जीवों के लिए अनुकूल नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ में जब हुआ तो उसमें परिवर्तन हुआ और जीव धीरे अनुकूलित होने लगे। लेकिन वर्तमान समय में कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति दरअसल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से हुई है। किसकी वजह से?
रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से जीवों की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने ऐसा माना है कि पहले दरअसल जो जैव हैं वो जैव अणु थे, पहले कार्बनिक जैव अणु थे इस पृथ्वी पर, और उन अणुओं के माध्यम से, उनके समूह के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी के अंदर। तो रासायनिक प्रक्रिया के तहत जो जैव अणु बने हैं वो जब आपस में जुड़े मिले तब आपकी जीवों की उत्पत्ति का ऐसा माना जाता है। और ये आपस में जुड़ते गए इस प्रकार से जीव बनते गए, और धीरे धीरे छोटे सूक्ष्म जीव बने, फिर बड़े जीव बनते गए। इस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है, आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। और उन्होंने माना कि पृथ्वी पर शुरुआत में जो निर्जीव वस्तुएं थी और उन निर्जीव वस्तु से ही सजीव या जीव की उत्पत्ति हुई है। रासायनिक प्रक्रिया हुई, जब निर्जीव वस्तुएं थी उनमें क्या हुई, रासायनिक प्रक्रिया हुई, और रासायनिक रिएक्शन की वजह से धीरे धीरे निर्जीव वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जीवों में बदलते गए, और जीव उत्पत्ति का एक पीछे ये भी कारण है। लेकिन अलग अलग मत हैं इसके बारे में, किसी को अभी फिक्स पता नहीं है, कोई अलग अलग तथ्य और अलग अलग परिकल्पनाएं दे रहे हैं। कोई कहते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो जीवन है वो पुराने समय से आ गया था, और हमें जब चट्टानें मिलती हैं, जीवाश्म चट्टानें, तो उनसे पता लगता है कि भाई चट्टानों के माध्यम से पृथ्वी और आपस में क्रियाएं होती गई पानी के बीच में, और जीवों की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग जो 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर ऐसे खूब सारी सेलें पाई गई हैं जो 300 करोड़ वर्ष पुरानी हैं, और उसमें शैवाल हमें नज़र आता है। ठीक है, शैवाल तो जानते होंगे आप। और कहते हैं कि शैवाल के माध्यम से ही सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीवों के माध्यम से धीरे धीरे जीव का ये दौर चला है, क्योंकि इनका जो जीवों का जो काल है, आरंभ का काल, वो लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। ठीक है। और कोई एक समय नहीं, काफ़ी करोड़ों समय में जीव की उत्पत्ति हुई है। इसको जीव की उत्पत्ति में काफ़ी समय लगा है। और शुरुआत में एक कोशिकीय जीव बना शैवाल के माध्यम से, ऐसा माना जाता है। और एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे मानव का विकास हुआ है, मानव बना है। एक लंबी समय अवधि के बाद में ये इस प्रकार से मानव आज पूर्ण रूप से बना है। अगर मानव की भी बात करें तो पहले आदिवासी मानव था, तो फिर अब सही ढंग से मानव बना है। तो शुरुआत से अब तक एक बहुत लंबा दौर चला है मानव की उत्पत्ति का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जीवों की उत्पत्ति के पीछे पहले स्थल मंडल, फिर वायुमंडल, फिर आपका जलमंडल, और जलमंडल स्थल मंडल जो वायुमंडल मिल जाते हैं तो कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति होती है उसके पीछे। लेकिन शुरुआत में जीवों की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी का जो वायुमंडल का तापमान है, वायुमंडलीय जो चीज़ें हैं वो अनुकूल नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ में सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ पानी की वजह से, और समुद्र के अंदर शैवाल, और उन शैवालों की वजह से धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीवों से फिर मानव या जो जितने भी जीव जंतु हैं वो बने। लेकिन कुछ वैज्ञानिक आधुनिक रासायनिक मानते हैं कि वर्तमान समय में जो मानव है वो पुराने समय में एक कार्बनिक अणु के रूप में जैव अणु था, और उन जैव अणुओं के आपस में मिलने की वजह से यह आपका जीव है वो बना है। और ये जो जीवों की उत्पत्ति की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लगभग कह सकते हैं कि आज से 380 करोड़ वर्ष पहले इस प्रकार की घटना हुई थी। बहुत लंबा दौर हुआ था, एक दिन में जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। धीरे धीरे शैवाल से या पानी से, निर्जीव वस्तु से सजीव वस्तु बनना एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया कोई एक समय नहीं करोड़ों वर्ष में हुई होगी, ऐसा लोगों का और वैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन खैर अलग अलग मत आते हैं, उसमें से जो सबसे बढ़िया मत है वो आप सभी जानते हो कि एक तो रासायनिक माना जाता है, एक ये शैवाल वाला माना जाता है जिसकी हमने बात की है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ। हमने एक ही चीज़ को आराम से पढ़ा है, आपके दिमाग में बिल्कुल थ्योरी सेट हो जानी चाहिए कि पृथ्वी कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, तारे, ग्रह, सूर्य मंडल या सौर मंडल कैसे बने हैं, स्थल मंडल कैसे बना, वायुमंडल कैसे बना। इसके अलावा ये आपका
जल मंडल कैसे बना और जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है।